सो भाई 20 महीने से एक भी यूरोपियन मैच हम लोगों ने जीता नहीं था, लेकिन उसके बाद रूबेन अमोरिम आते हैं और बैक टू बैक दोनों मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड जीतता है, यूरोपियन नाइट्स जीतता है। तो बात करेंगे कल विक्टोरिया प्लेजेंट के साथ जो मैच हम लोगों ने देखा, उसमें क्या नेगेटिव हम लोगों ने देखा, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, बातचीत करेंगे। लेकिन ज्यादा नेगेटिव पॉइंट्स ही देखे हम लोग भाई, तो ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशन मत रखना वीडियो से। कल मैच था, बहुत इंपॉर्टेंट मैच था, क्योंकि टॉप 8 में आने का एक सुनहरा मौका था अगर हम मैच जीत जाते, जो हम लोगों ने जीता। और अभी हम टॉप 8 के अंदर आ चुके हैं, 7th पोजीशन पे आ चुके हैं, ऑब्वियसली थाला फॉर अ रीजन। इस मैच के ऊपर बात करेंगे, कुछ प्लेयर्स ने बहुत कुछ क्लियर कर दिया है और रूबेन अमोरिम भी बहुत कुछ क्लियर कर दिया। हम लोगों ने इस मैच से बहुत कुछ समझ में आया है, उसके बारे में बात करेंगे। देखो पहले बात करते हैं प्लेइंग 11 से। प्लेइंग 11 फिर से रोटेशन था, क्योंकि रूबेन अमोरिम अपना परफेक्ट प्लेइंग 11 अभी भी ढूंढ रहे। ऑलमोस्ट 9 प्लेयर उनको मिल गया है, लेकिन वो नंबर 10 का रोल कौन दो लोग प्ले करेंगे और विंग बैक्स कौन होंगे, उसके लिए क्वेश्चन मार्क हमारे पास भी है और रूबेन अमोरिम के पास भी। इसलिए रोटेशन पॉलिसी में रोटेट करवाया जा रहा है। और रोटेशन इसलिए भी हुआ क्योंकि अगला मैच हम लोगों का मैनचेस्टर डर्बी, हमें एथिहाद जाना है, तो जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स है उनका फिट रहना बहुत जरूरी है, तो इसलिए भी रोटेशन वगैरह हुआ है। प्लेइंग 11 में अगर पीछे से हम लोग बात करें आंद्रे ओनाना का, देखो भाई अगर आप लाइफ में एक बार गलती करते हो तो कोई बात नहीं, इंसानों से गलती तो होता ही है। मिस्टेक्स आर द प्रूफ दैट यू आर लर्निंग। अगर आप एक गलती 2 बार करते हो तो ठीक है भाई, गलती तो होता ही है। कोई बंदा 1 बार से सीखता है, कोई बंदा 2 बार से सीखता है। अगर आप 3 से 4 बार वो गलती करते हो तो आप इडियट हो। लेकिन अगर आप बार बार वो गलती करते हो तो आप मतलब आप कुछ हो, अब समझ जाओ आप क्या हो। तो आंद्रे ओनाना पिछले 1.5 साल से खेल रहा है, कोई बात नहीं। आंद्रे ओनाना विद द बॉल बहुत खतरनाक है, कोई बात नहीं। आंद्रे ओनाना के लिए हम लोगों का बिल्डअप खतरनाक तरीके से होता है, ओके फाइन। आंद्रे ओनाना की वजह से हम लोगों के जो ऑपोजिशन फॉरवर्ड है वो ज्यादा प्रेस नहीं कर पाते। लेकिन आंद्रे ओनाना मेरे भाई, एक गलती कितनी बार करोगे, कितना मैच, कल का मैच हम लोग हारे नहीं, इसलिए ज्यादा बात नहीं हो रहा है ओनाना का इस मिस्टेक का। लेकिन एक बेसिक सा मिस्टेक, आप एक गलती कितनी बार दोहराओगे। इस गलती के लिए हम लोगों ने पिछली बार यूसीएल में 15 या 16 गोल मारने के बाद भी ग्रुप स्टेज में सबसे लास्ट फिनिश किया था, क्योंकि हम लोग बहुत गोल कंसीड किए थे बिकॉज ऑफ आंद्रे ओनाना। ऑल्दो ये सीजन आंद्रे ओनाना का बहुत बढ़िया शुरुआत हुआ है। आई थिंक प्रीमियर लीग में क्लीन शीट की टेबल पे नंबर 1 या फिर नंबर 2 पे ओनाना ही है। लेकिन बैक टू बैक 2 मैच में नॉटिंघम फॉरेस्ट वाला मैच आपने कॉस्ट कर दिया वो वाला मिस्टेक करके, और बैक टू बैक कल के मैच में भी आपने ऑलमोस्ट मैच हरा ही दिया था। तो ये चीज आंद्रे ओनाना को समझना पड़ेगा मेरे भाई। मेरे टीम में उतना पोटेंशियल नहीं है कि, या फिर किसी भी टीम में इतना पोटेंशियल नहीं है कि इस हाई लेवल पे इतना बेसिक गलती छुपाया जा सके। ऑल्दो कल का मैच हम लोग जीत गए, इसलिए ओनाना को ज्यादा गाली मिल नहीं रहा है। हमारे बैक 3 लाइन में ऑब्वियसली फिर से वापस आ चुके हैं लिसांद्रो और मज़राउई। डिलीट मज़राउई, लिसांद्रो खेले। बैकलाइन बहुत कॉम्पैक्ट नहीं रहेगा, कभी कभी हम लोग खुल रहे थे। काइंड ऑफ 7.5 परफॉर्मेंस फॉर ऑल सेंटर बैक। हम लोग ज्यादा चांसेस क्रिएट करने नहीं दिए। ऑल्दो हमारे जो ऑपोजिशन में विक्टोरिया प्लेजेंट में थे वहां पे कोई खतरनाक अटैकर्स नहीं था, इसलिए ज्यादा टेस्ट नहीं हुआ हमारा डिफेंस। लेकिन कभी कभी खुल रहे थे, कभी कभी थोड़ा बहुत हाउलर या फिर कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम हो रहा था। हम लोग वो डिफेंसिव स्टेबिलिटी अभी भी हम अपने टीम से नहीं दिख पा रहे। अब मिडफील्ड में कल था ब्रूनो और कैशिमेरो। कैशिमेरो का कल एवरेज गेम था, कैशिमेरो भी उतना शार्प, इतना हाई लेवल पे नहीं दिखता है। हम लोगों का नंबर 6 जो मेन नंबर 6 वो उगारते ही होगा। कैशिमेरो रोटेशन पॉलिसी में खेलेगा। कल ब्रूनो था डबल पिवट में, और मैं नहीं चाहता कि ब्रूनो इस डबल पिवट के रोल पे खेले, क्योंकि ब्रूनो का बेस्ट गेम आता है तब जब वो सेंटर फॉरवर्ड के नजदीक रहता है, मतलब अप फ्रंट में रहता है। लेकिन कोबी मैनो आपका इंजरी से वापस आए एट द एज ऑफ 19, आप नहीं चाहते हर एक मैच में बंदा खेले। एंड अगला मैच बहुत इंपॉर्टेंट होगा, कोबी मैनो को स्टार्ट करना पड़ेगा, इसलिए कोबी मैनो को थोड़ा साइड लाइन की है आमिरोम इस मैच के लिए। एंड एरिक्सन को मैं चाहता हूं कि एरिक्सन को यूज करे, लेकिन मुझे लगता है कि आमिरोम इज नॉट अ बिग फैन ऑफ क्रिस्टियन एरिक्सन, उसको यूज नहीं करता है। तो ब्रूनो और कैशिमेरो आपके डबल पिवट खेले, नंबर 6 और आपके नंबर 8 के रोल पे, थोड़ा अपफ्रंट थोड़ा कंट्रोलर के रोल पे। और दोनों विंग बैक्स खेले हमारे टारल मलासिया, बहुत दिनों बाद वापस आए, और डियागो डालो राइट बैक पे। देखो टारल मलासिया के बात में बोलना नहीं चाहता, क्योंकि 1-1.5 साल बाद वो आ रहे हैं। वो मैच फिटनेस, वो मैच शार्पनेस आपको मलासिया से नहीं दिखेगा। लेकिन चीज ये कि डियागो डालो, मेरे मैं बात करना चाहता हूं डियागो डालो के ऊपर। कुछ दिन पहले एक रूमर आया था कि 50 मिलियन का ऑफर रियल मैड्रिड पे कर सकता है फॉर डियागो डालो। लेकिन मेरे भाई डियागो डालो पिछला सीजन हमारा वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर था, ऑब्वियसली आपको पता है, मेरे को पता है। लेकिन सडनली ये सीजन पे डालो को हुआ क्या है, बंदे को देख के लग रहा है भाई फुटबॉल खेलना बंदा भूल चुका है। कल का मैच बहुत ही घटिया मैच था, सब्स्टिट्यूट करना पड़ा डियागो डालो को, कुछ मतलब कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं पिछला वीडियो में
ना एक स्टैट बोलना मैं भूल गया था नॉटिंघम फॉरेस्ट वाले मैच में, वहां पे डियागो डालो ने 9 क्रॉसेस अटेम्प्ट किए थे और उस 9 क्रॉसेस में एक भी सक्सेसफुल क्रॉस नहीं था। अगर आपका विंग बैक क्रॉस नहीं दे पाता, सेंटर फॉरवर्ड को फाइंड नहीं कर पाता, तो आप उस विंग बैक को कैसे फ्यूचर एस्पेक्ट देखोगे मेरे को पता नहीं। तो ये भी अमरम का एक बहुत बड़ा टेंशन है कि हमारे पास अच्छा विंग बैक्स नहीं है। और मैंने आपके टैक्टिक वाले वीडियो में बोला था कि विंग बैक्स इस टीम के जान या फिर शान होते, वो बहुत सारे चांसेस क्रिएट करते और विड भी प्रोवाइड करते, लेकिन डियागो डालो का फॉर्म बहुत ही ज्यादा डिप हुआ है। ये टेंशन का कारण है डियागो डालो का भी और हमारे टीम का भी। तो देखना पड़ेगा इन फ्यूचर डालो से क्या हम लोग उम्मीद करते हैं, अब राइट बैक के पोजीशन में क्या हम अपग्रेड करते हैं। उसके बाद नंबर 10 खेला आमाद डियालो, और मैं चाहता हूं कि आमाद डियालो इस पोजीशन में खेले, राइट हैंड जो नंबर 10 है उस जगह पे आमाद डियालो खेला। और आमाद डियालो एक ऐसा प्लेयर है अमरम के सिस्टम में, उसको राइट विंग बैक भी खिलाते हैं तब भी इफेक्टिव क्रिएट होता है, और कल के मैच में भी बंदा काफी इफेक्टिव था। और अकॉर्डिंग टू मी आमाद और ब्रूनो फर्नांडिस इज माय मैन ऑफ द मैच, मतलब दो बोथ आर द मैन ऑफ द मैच। कल के मैच में दोनों का कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था, और आमाद कल के मैच में एक असिस्ट नहीं दिए, रिबाउंड जो हुआ था हॉलैंड का गोल वो आमाद ने कैरी किया था। और आमाद का टोटल मिला के ना 8 मैच में 8 गोल प्लस असिस्ट हो गया आमाद का। तो मैंने बोला था भाई पिछले मतलब ये सीजन शुरू होने से पहले आमाद कम से कम आपका 20 प्लस गोल प्लस असिस्ट का कंट्रीब्यूशन करेंगे, उसमें से 8 ऑलरेडी हो चुका है। और एक्सपेक्टेशन आमाद से मेरे को और भी ज्यादा है कि आमाद भाई और भी ज्यादा काम करे। और मैं चाहता हूं ब्रूनो और आमादी वो दो विंगर का जो रोल है ना ये दोनों करे, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड से अगर ये लोग ऑपरेट करते हैं, इनके पास वन टच फुटबॉल भी है, प्लेयर्स को फाइंड करना बताओ, पासिंग एक्यूरेसी बताओ, इन लोगों का अच्छा है। तो आमाद का कल बहुत ही बढ़िया गेम था। लेफ्ट हैंड साइड से हमारे खेल रहे थे हमारे मैनचेस्टर यूनाइटेड के लेजेंड मार्किस रैशफोर्ड, एंड क्या ही बोले बंदा भाई खत्म है मैनचेस्टर यूनाइटेड का, उसका करियर ओवर हो चुका है। एंड एक सरप्राइजिंग चीज है कि 3 दिन पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक न्यूज लीक हुआ है, या फिर अभी तो कंफर्मेशन नहीं बोल सकते हो, कि मार्कस रैशफोर्ड को बेचा जाएगा समर विंडो में, नहीं मेरे भाई इस विंटर विंडो में मार्केट में फेंका जाएगा मार्कस रैशफोर्ड को, और प्राइस टैग रखे 40 मिलियन। और ये न्यूज आने के बाद ट्विटर पे भैया मार्कस रैशफोर्ड का जो पीआर है, मतलब आप जान दो मार्कस रैशफोर्ड हमारा जो सोशल मीडिया हीरो है, उनका जो पीआर है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेजेंड मार्कस रैशफोर्ड को क्यों बेचना चाहते हो, दैट कैन बी अ बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द डिकेड कि मार्कस रैशफोर्ड को आप बेचना चाहते हो। देखो मार्कस रैशफोर्ड अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड का लेजेंड है तो मैं भी भैया शाहरुख खान हूं, ठीक है ना। तो इस तरीके से पीआर कंट्रोल करता है। लेकिन कल का अगर मैच कोई देखा है 50 मिनट, आप सोचो हाफ टाइम होने के बाद 10 मिनट के अंदर मार्कस रैशफोर्ड को सब्स्टिट्यूट करना पड़ रहा है, मतलब उसका मतलब परफॉर्मेंस कितना गंदा है और कितना होपलेस फील करता है मैनेजर उसके ऊपर। तो मार्कस रैशफोर्ड का वही चैप्टर खत्म है। उसके बाद जिग्जी मेरे को सरप्राइजिंगली अच्छा लगा, एंड मैं चाहता हूं, मैं लाइव में भी बोला था कि जिग्जी हम लोगों का नंबर 9 नहीं हो सकता, लेकिन इस नंबर 10 वाले रोल में, सेकंड स्ट्राइकर वाले रोल में आई थिंक जिग्जी को हम यूज कर सकते हैं। बंदे के पास पेस नहीं है, एकदम ही खत्म पेस है, काउंटर अटैक में बंदा कुछ भी नहीं कर पाएगा, लेकिन बंदे के पास फिजिकलिटी है, बंदा बॉल होल्ड कर पाता है, पासिंग एक्यूरेसी का ठीक ठाक कर देना, तो वो नैरो जो सेकंड स्ट्राइकर वाला रोल है, फिर इनसाइड फॉरवर्ड वाला रोल है, वहां पे हम जिग्जी को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं रूबेन अमोरिम का क्या चीज है। तो ये टोटल मिला के मामला था, हम लोग गोल स्कोर कर नहीं पा रहे थे। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट। कल जो सबसे इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूट था दैट इज रासमस हॉयलैंड। मैंने बोला कि हमारे पास एक ही आउट एंड आउट गोल स्कोरर है दैट इज रासमस हॉयलैंड, और अगला मैच हम लोगों का मैनचेस्टर डर्बी है, इसका गोल स्कोर करना काफी इंपॉर्टेंट है। और बंदे ने 2 गोल मारे ब्रेस स्कोर के, पहला तो टैकलिंग था, लेकिन सेकंड गोल भाई काफी इंपॉर्टेंट गोल था एंड काफी खास गोल था। मैंने वो गोल देखा था एक बार मैनचेस्टर डर्बी में, ब्रूनो ने चिप किया था और मार्शियल ने मारा था सेकंड गोल, तो उस तरीके से गोल स्कोर किया रासमस हॉयलैंड ने। काफी इंपॉर्टेंट एक गोल स्कोर करके कमबैक किए, क्योंकि अगला मैच मैनचेस्टर डर्बी है, वहां पे अगर पॉजिटिव वाइब से हम लोग नहीं जाएंगे तो एटीआर में पेले जाएंगे कि भाई सिटी तो खराब खेल रहा है, भाई सिटी तो खराब खेल रहा है, हम लोग क्या अच्छे खेल रहे हैं, हम लोग 13 पोजीशन में प्रीमियर लीग में। तो एक मोमेंटम की दरकार था और कल वो मोमेंटम मिला। इस नेगेटिव बातों में पॉजिटिव बात ये है कल हम लोगों ने जीता और 7th पोजीशन मतलब टॉप 8 में हम लोगों ने एंट्री मारा है। तो ब्रूनो का काफी अच्छा गेम था, हॉलैंड का काफी अच्छा गेम था। गर्नाचो के बारे में मैं इंस्टाग्राम में पोस्ट कर चुका हूं, भाई गर्नाचो भाई क्या ही कर रहा है पता नहीं है, 3rd सीजन आपके पास है और फाइनल 3rd में अगर ये सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, आप बताओ 2.73 की एक्सजी से अगर आपका टीम 2 गोल स्कोर करता है, 6 बिग चांसेस बना के अगर आपका टीम 2 गोल स्कोर करता है, तो इस फाइनल 3rd का डिसीजन या फिर ये सारे फॉरवर्ड से आप बड़े मैचेस कैसे जीतोगे। विक्टोरिया प्लेजेंट था इसलिए आपको 6 बिग चांस क्रिएट करने दिया। अगर आपके पास क्वालिटी टीम होता तो आपको 3 या फिर 4 बिग चांस मिलते। अगर 3 या फिर 4 बिग चांस में अगर आप 1 स्कोर करोगे तो मैच कैसे जीतोगे मेरे भाई लोग। कम से कम तो 70% बिग चांस आपको स्कोर करना पड़ेगा। 4 अगर बिग चांस मिलता है तो 3
3 आपको स्कोर करना पड़ेगा। तो पता नहीं कि अमोरिम क्या सोच रहे कि किस गधे प्लेयर्स को मेरे को मैनेज करना पड़ा। डे इन डे आउट आपको मिस्टेक होता है, पास नहीं करते, डिसीजन मेकिंग अच्छा नहीं, फाइनल थर्ड में इतना हाउलर हो जाता है। तो इस तरीके से अगर गोल स्कोर नहीं करेंगे, हम लोग क्लिनिकल नहीं होंगे, तो बड़ी टीम को हराएंगे कैसे? टॉप 6 टॉप 5 जो हम लोग डायलॉग बाजी मारते हैं वहां पे हिट भी कैसे करेंगे? और ये सारे लोग तो सोशल मीडिया पे हीरोइज्म मारते रहते हमारे गर्नाचो। और मैंने एक इंस्टाग्राम में पोस्ट भी डाला है, मेरे को ना एक ही डर है, ये गर्नाचो हमारा नेक्स्ट मार्कस रैशफोर्ड ना बन जाए। मैं गर्नाचो को इज अ वेरी डॉग, इज अ 21 ईयर्स ऑफ एज, लेकिन मैं उसको ना एक और सीजन देना चाहता हूँ। उसके बाद अगर डेवलपमेंट नहीं होता, बंदा वो चूतियागिरी करता रहता है, बंदे को साइड करा हुआ है, बंदे को बेच दो। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैनचेस्टर यूनाइटेड इज द इंपॉर्टेंट फैक्टर। कोई गर्नाचो आएगा, गर्नाचो जाएगा, गर्नाचो के ऊपर मैं उतना इमोशनल नहीं हूँ। बंदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो फैन है, ठीक है, लेकिन बंदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो है नहीं, ठीक है ना। तो ये जो टोटल मामला थोड़ा सा जो केओस है, जो हमारे एकेडमी प्रोडक्ट्स है, जो हमको ज्यादा बेनिफिट करना चाहिए वही ज्यादा लॉस वगैरह करवाते हैं। तो ये है टोटल मामला। लेकिन हम लोग कल जीत चुके हैं, तो अगला मैच मैनचेस्टर डार्बी होगा, वहां पे देखना पड़ेगा कि हम मैनचेस्टर सिटी को हरा पाते कि नहीं। ये तो बात की बात है। लेकिन उसके बाद एक और चीज के ऊपर बात करेंगे। हम लोग एक नया साइनिंग हम लोग कर दिए, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? डियागो लियोन बोल के हम लोग ने 17 ईयर्स का पैराग्वेन लेफ्ट बैक हम लोगों ने साइन किया है। बंदे के पास फिजिकलिटी है, थोड़ा बहुत वीडियो मैंने देखा था, आप देख लीजिएगा, बंदा बहुत ही ज्यादा रॉ है। एंड एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं, इसके साथ मैं वीडियो खत्म करूंगा, कि मार्कस रैशफोर्ड को हम लोग बेचना चाहते 40 मिलियन से। अगर इस विंटर विंडो में 40 मिलियन हम लोग को मिल गया तो हमको एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए। मतलब अमोरिम बताओ या फिर बोर्ड मेंबर बताओ, ये क्लियर कर चुके हैं, हम लोगों को एक सेंटर फॉरवर्ड चाहिए और हम लोगों को एक विंग बैक चाहिए। अगर मार्कस रैशफोर्ड को बेचा जाता है, 40 मिलियन मिलता है, और विक्टर ओसिमेन के साथ लिंक आ रहा है कि विक्टर ओसिमेन का आपका रिलीजिंग क्लॉसेस ऑलमोस्ट 65 मिलियन के अराउंड नेपोली से हम लोग अगर खरीदना चाहते हैं, तो बिकॉज गलातासराय में वो लोन पे है। तो अगर इस विंटर विंडो में अगर हम 65 मिलियन ट्रिगर कर देते हैं और विक्टर ओसिमेन को लेके आते हैं, विक्टर ओसिमेन और हॉयलैंड दोनों आपके पास सेंटर फॉरवर्ड रहेगा, क्या ये डिसीजन ठीक होगा? क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे थे हमारे आने के बाद कि विक्टर गिकोरेस के लिए हम लोग जाएंगे समर विंडो में। लेकिन अगर विक्टर ओसिमेन आता है, ये बेनिफिशियल होगा या फिर विक्टर गिकोरेस आप चाहते हो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में आए? ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यूनाइटेड फैंस प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखना, विक्टर गिकोरेस या फिर विक्टर ओसिमेन, कौन सा विक्टर को आप ज्यादा वैल्यू देना चाहते हो? और विंटर विंडो में ये ट्रिगर हो सकता है अगर मार्कस रैशफोर्ड को बेच के वो पैसा हम लोग जनरेट कर लेते तो ये है टोटल मामला मेरे भाई। और कल मैं एक प्रीव्यू बनाऊंगा मैनचेस्टर डार्बी का, ऑब्वियसली इट इज द बिगेस्ट मैच ऑफ दिस वीकेंड, एंड उसके बाद संडे को वॉच अलॉन्ग भी करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोगों का क्या कमेंट है, क्या आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, पीस आउट।